हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी से अध्याय 9 है यहाँ पे जैव अणु। तो इसमें हम लोग कुछ परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे वीडियोज़ के अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। अध्याय 9 है जैव अणु। तो परीक्षा उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है जैव अणु किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा जीव ऊतकों में मिलने वाले सभी कार्बनिक यौगिकों को जैव अणु कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है यदि ऊतकों को पूर्ण रूप से जलाया जाए तो सभी कार्बनिक यौगिक ऑक्सीकृत होकर किस रूप में अलग हो जाते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा गैसीय रूप यानी कि CO2 व जल वाष्प में अलग हो जाते हैं। बचे हुए पदार्थ को भस्म कहते हैं। इस भस्म में अकार्बनिक तत्व जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि मिलते हैं। ठीक है। आगे का प्रश्न है यहाँ पे अमीनो अम्ल के बारे में बताएं। तो इसका उत्तर हो जाएगा अमीनो अम्ल कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें इसके एक ही कार्बन यानी कि अल्फा कार्बन पर एक अमीनो समूह व एक अम्लीय समूह प्रतिस्थापित होते हैं। इस कारण इन्हें अल्फा अमीनो अम्ल कहते हैं। ये प्रतिस्थापित मेथेन है। ठीक है। आगे का यहाँ पे पॉइंट है साधारणतया लिपिड पानी में अघुलनशील होते हैं। ये साधारण वसा अम्ल हो सकते हैं। ठीक है। आगे का पॉइंट है दूसरा साधारण लिपिड ग्लिसरॉल है जो ट्राईहाइड्रिक्सी प्रोपेन होता है। बहुत सारे लिपिड्स में ग्लिसरॉल व वसा अम्ल दोनों मिलते हैं। ठीक है। आगे यहाँ पे नोट दिया गया है तेलों का गलनांक अपेक्षाकृत कम होता है जैसे जिंजेली तेल। ठीक है। न्यूक्लिक अम्ल जैसे DNA व RNA आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करते हैं। आगे का पॉइंट है हमारा अम्ल घुलनशील भाग में पाए जाने वाले सभी यौगिकों की एक सामान्य विशेषता है कि इसका अनुभार 18 से लगभग 800 डाल्टन के आसपास होता है। ठीक है। आगे का प्रश्न है यहाँ पे बृहत जैव अणु किसे कहते हैं। तो उत्तर हो जाएगा जो अम्ल अविलेय अंश में पाए जाते हैं उन्हें बृहत अणु या बृहत जैव अणु कहते हैं। आगे का प्रश्न है यहाँ पे सूक्ष्म अणु या जैव अणु किसे कहते हैं। तो उत्तर हो जाएगा जिनका अनुभार 1000 डाल्टन से कम होता है उन्हें सामान्यतया सूक्ष्म अणु या जैव अणु कहते हैं। ठीक है। आगे का पॉइंट है यहाँ पे प्रोटीन पेलीपेप्टाइड होते हैं। ये अमीनो अम्ल की रेखीय श्रृंखलाएं होती है जो पेप्टाइड बंधों से जुड़ी होती है। ठीक है। आगे की ओर चलते हैं हम लोग आयोडीन अणु मंड से जुड़कर नीला रंग देता है। ठीक है। आगे यहाँ पे नोट करके दिया गया है पादप कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। कागज पौधों की लुगदी से बना होता है जो सेलुलोज होता है। रुई के धागे सेलुलोज के बने होते हैं। प्रकृति में बहुत सारे जटिल पॉलीसेकेराइड्स मिलते हैं। ओके। आगे का प्रश्न है यहाँ पे न्यूक्लिक अम्ल किसे कहते हैं। तो उत्तर हो जाएगा दूसरे प्रकार का एक बृहत अणु जो किसी भी जीव ऊतक के अम्ल अविलेय अंश में मिलता है उसे न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। अब आगे का यहाँ पे पॉइंट है प्रोटीन विषम बहुलक होते हैं। और यहाँ पे देख लेते हैं प्रथम अमीनो अम्ल को नाइट्रोजन सिरा अमीनो अम्ल कहते हैं जबकि अंतिम अमीनो अम्ल को कार्बन सिरा यानी कि C सिरा अमीनो अम्ल कहते हैं। ठीक है। आगे का पॉइंट है हमारा अन्य जगहों पर प्रोटीन की लड़ी दूसरे रूप में मुड़ी हुई होती है। इन्हें द्वितीयक संरचना कहते हैं। इसके अतिरिक्त
प्रोटीन की लंबी कड़ी अपने ऊपर ही ऊन के एक खोखले गोले के समान मुड़ी हुई होती है, जिसे प्रोटीन की तृतीयक संरचना कहते हैं। ओके, अब आगे का प्रश्न यहाँ पे आता है, वयस्क मनुष्य का हीमोग्लोबिन कितने उपखंडों का बना होता है, बताएं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आपको देखना चाहिए। तो उत्तर हो जाएगा, वयस्क मनुष्य का हीमोग्लोबिन 4 उपखंडों का बना होता है। इनमें 2 एक दूसरे के समान होते हैं, 2 उपखंड अल्फा व 2 उपखंड बीटा, यानी कि इस तरह से इसका साइन होता है बीटा का, प्रकार के होते हैं, जो आपस में मिलकर मनुष्य के हीमोग्लोबिन यानी कि एचबी बनाते हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग आगे का पॉइंट की ओर चलते हैं। किसी भी पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन में एमिनो अम्ल पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े होते हैं, जो एक अमीनो अम्ल के कार्बोक्सिल यानी कि यहाँ पे -COOH समूह व अगले अमीनो अम्ल के एमिनो -NH2 समूह के बीच अभिक्रिया के उपरांत जल अणु के निकलने के बाद बनता है। इस प्रक्रिया को निर्जलीकरण कहते हैं। ठीक है, आगे का पॉइंट है यहाँ पे, एक पॉलीसेकेराइड में मोनोसेकेराइड संभवतः ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। ओके, आगे का प्रश्न है, उपापचय किसे कहते हैं। तो उत्तर हो जाएगा, अध्ययनों से एक जो प्रमुख जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार जब अणुओं में हेरफेर होता रहता है, इससे तात्पर्य यह है कि ये लगातार दूसरे नए जैव अणुओं में परिवर्तित होते रहते हैं और दूसरे जैव अणुओं से मिलकर बनते रहते हैं। जीवधारियों में यह निर्माण व विखंडन रासायनिक अभिक्रिया द्वारा लगातार होता रहता है। सभी इन रासायनिक अभिक्रियाओं को उपापचय कहते हैं। ठीक है, आगे की बात करें हम लोग, तो इन उपापचयी अभिक्रियाओं की दूसरी विशेषता यह है कि इनकी प्रत्येक रासायनिक क्रिया उत्प्रेरित अभिक्रियाएं हैं। ठीक है, आगे का प्रश्न है यहाँ पे, एंजाइम किसे कहते हैं। तो उत्तर हो जाएगा, उत्प्रेरक जो किसी उपापचयी रूपांतरण की गति को बढ़ाते हैं, वे भी प्रोटीन होते हैं। ये प्रोटीन जिनमें उत्प्रेरण की क्षमता होती है उन्हें एंजाइम कहते हैं। ठीक है, और ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। प्रश्न है, उपचयी पद तथा अपचयी पद किसे कहते हैं, विस्तार में बताइए। और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको भी आपको ध्यान से देखना है। देखिए, उपापचयी पद द्वारा साधारण पदार्थों से जटिल पदार्थ जैसे एसिटिक अम्ल से कोलेस्ट्रॉल का बनना व जटिल पदार्थों से सरल पदार्थों जैसे कंकाली पेशियों में ग्लूकोज से लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता रहता है। पहली प्रकार की प्रक्रिया को जैव संश्लेषण पथ या उपचय पथ कहते हैं। दूसरी प्रक्रिया में अपचय या विखंडन होता है, इसलिए इसे अपचयी पथ कहते हैं। ठीक है, आगे का प्रश्न है यहाँ पे, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी कि एटीपी किसे कहते हैं। और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी आपको ध्यान से देखना है। तो ऊर्जा की मुद्रा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्वरूप जीव तंत्र में एक रसायन के बंध ऊर्जा के रूप में मिलता है, जिसे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी कि एटीपी कहते हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ पे आगे देख सकते हैं, नोट करके कुछ दिया गया है। सामान्य स्वस्थ व्यक्ति में रक्त शर्करा की मात्रा 4.5 से लेके 5.0 मिलीमोल, जबकि हार्मोन की नैनोग्राम प्रति मिलीमीटर होती है। ठीक है, आगे का यहाँ पे पॉइंट है, जीव अवस्था एक असाम्य अस्थायी अवस्था होती है जिससे कार्य संपन्न होता है। ठीक है, जीव प्रक्रिया एक लगातार प्रयास है जिसमें साम्य अवस्था से बचा जा सके। इसके लिए सदा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, आगे का यहाँ पे पॉइंट है, उपापचय क्या है। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, तो इस टॉपिक को भी आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा, उपापचय वह प्रक्रिया है जिससे ऊर्जा प्राप्त होती है। अतः जीव अवस्था व उपापचय एक दूसरे के
पर्यायवाची होते हैं। बिना उपापचय के जीव अवस्था प्राप्त नहीं हो सकती है। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं हम लोग। लगभग सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। कुछ न्यूक्लिक अम्ल एंजाइम की तरह व्यवहार करते हैं, इन्हें राइबोजाइम्स कहते हैं। ठीक है, आगे का यहाँ पे क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सक्रियण ऊर्जा किसे कहते हैं। उत्तर हो जाएगा क्रियाधार व संक्रमण अवस्था के बीच औसत ऊर्जा के अंतर को सक्रियण ऊर्जा यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं आगे की प्रश्न है यहाँ पे, संदमन व संदमक किसे कहते हैं, और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको भी आपको ध्यान से देखना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा किसी भी एंजाइम की क्रियाशीलता विशिष्ट रसायनों की उपस्थिति में संवेदनशील होती है जो एंजाइम से बंधते हैं। जब रसायन का एंजाइम से बंधने के उपरांत इसकी क्रियाशीलता बंद हो जाती है तो इस प्रक्रिया को संदमन यानी कि इनहिबिटेशन व उस रसायन को संदमक यानी कि इनहिबिटेटर कहते हैं। ठीक है, आगे का अंतिम पॉइंट है, जब संदमक अपनी आणविक संरचना में क्रियाधार से काफ़ी समानता रखता है और एंजाइम की क्रियाशीलता को संदमित करता हो तो इसे प्रतिस्पर्धात्मक संदमन यानी कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कहते हैं। ठीक है, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में यानी कि क्वेश्चन आंसर पे। ठीक है, आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल तैयारी एग्जाम की 11th ग्रुप करके सर्च कीजिए, वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक्स।